तो प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश नहीं, अब केरल से चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी कि अब वायनाड चली हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब रायबरेली के ही सांसद होंगे। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे की क्या सोच हो सकती है, आज हम ये समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या प्रियंका गांधी अगर केरल से, वायनाड से सांसद होती हैं तो उत्तर प्रदेश में कितना दखल रखेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरसंघ चालक मोहन भागवत की मुलाकात नहीं होने के पीछे क्या है कहानी। क्या सचमुच संघ प्रमुख ने कोई बयान दिया था जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जवाब माना जाएगा, या फिर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सही वक्त का इंतजार हो रहा है संघ के भीतर। ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात होगी आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जी हां, 5 सालों से उत्तर प्रदेश से एक तरीके से राहुल यादव ने अपना मुंह फेर रखा था, जब से वो अमेठी का चुनाव 2019 का हारे थे। लेकिन इस बार अब सब कुछ बदल गया है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीते और आज ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने ले लिया कि राहुल गांधी अब रायबरेली से ही सांसद रहेंगे। यह भी बताया गया कि दोनों में से कोई भी सीट छोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था और वायनाड ने तो उस वक्त सहारा दिया था जब अमेठी ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने आखिर फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी ने कई दिनों के मंथन के बाद यह फैसला लिया कि अब राहुल गांधी रायबरेली की सीट रखेंगे। और दूसरा फैसला यह भी हो गया कि अब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और जीती तो संसद में आएंगी। यानी कि अब संसद में, लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के राहुल और प्रियंका दोनों सांसद हो सकते हैं। राहुल गांधी जीत चुके हैं, प्रियंका गांधी के वायनाड से लड़ने के बाद जीतने की संभावनाएं प्रबल हैं क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ है। ऐसे में आखिर राहुल गांधी ने, जिन्होंने एक तरीके से थोड़ी उदासीनता उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव क्षेत्र को लेकर दिखाई थी, लेकिन अब उत्साहित हैं क्योंकि वो न सिर्फ रायबरेली से चुनाव जीते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस गठबंधन यानी कि जो इंडिया अलायंस है उसने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और राहुल गांधी को इस प्रदर्शन का श्रेय दिया जा रहा है। राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया और शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि राहुल गांधी ने अब अपनी माताजी की सीट यानी कि सोनिया गांधी की जो छोड़ी हुई सीट थी उसे रिटेन करने का फैसला किया है। यानी कि अब सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी रायबरेली की सीट का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, यह अब लगभग साफ हो गया है। गांधी परिवार की यह सीट थी, बहुत कैलकुलेटिव एक सोच के साथ गांधी परिवार ने इस सीट पर राहुल गांधी को उतारा। बड़े मार्जिन से राहुल गांधी जीते और अब वो संसद में इसका जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उन्होंने फैसला ले लिया कि अब वो रायबरेली ही रहेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी का क्या? प्रियंका गांधी ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। अब क्या ये उनके परिवार का फैसला था? यहां के कार्यकर्ता चाहते थे कि प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी कहीं से चुनाव जरूर लड़े, लेकिन प्रियंका गांधी ने शुरू में ही यह फैसला बता दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हालांकि आखिरी वक्त तक इसे लेकर के एक सस्पेंस बना हुआ था कि क्या वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। लेकिन अब जबकि दोबारा से राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश का रुख किया है और प्रियंका गांधी अब दक्षिण भारत भेजी जा रही हैं, तो क्या राहुल गांधी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की सियासत में रुचि लेंगे या फिर प्रियंका गांधी साउथ से जीतने के बाद दोबारा से उत्तर प्रदेश की सियासत को अपने कमान में रखेंगी, अपने हाथ में रखेंगी? ये बड़ा सवाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहां
ये तय हो जाता है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और उत्तर प्रदेश ने ही एक तरीके से बीजेपी को बहुमत से रोक दिया है और इसमें बड़ी भूमिका अखिलेश यादव और राहुल गांधी की है। ऐसे में अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते, ना ही वो छोड़कर वायनाड जाना चाहेंगे। इसलिए क्योंकि अगर इस बार वो वायनाड चले गए होते तो उत्तर प्रदेश में शायद राहुल गांधी के लिए जो एक बड़ी लोकप्रियता उभर करके आई उसमें एक बड़ा डेंट लगता है। और पार्टी ने चूंकि राहुल गांधी को ही आगे करने का फैसला किया है एक तरीके से, और अगर एक दो दिनों में अगर वो नेता विपक्ष का पद संभाल लेते हैं तो ये मानना होगा कि अब उत्तर प्रदेश से ही राहुल गांधी की सियासत आगे बढ़ेगी। बीच का जो दौर था जिसमें ये बात थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को लेकर उदासीन है, उत्तर प्रदेश ने कि अमेठी ने उन्हें हराया है इसलिए वो अमेठी की तरफ बहुत ज्यादा अब ध्यान देने को तैयार नहीं है, लेकिन रायबरेली ने उन्हें प्राणवायु दे दी है, उन्हें पुनर्जीवन दिया है उत्तर प्रदेश की सियासत में, और अब वो उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन से अपने लिए बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना खूंटा गाड़े रखा तो कांग्रेस के लिए भी सबसे ज्यादा उम्मीदें और कांग्रेस के इस नेता के लिए भी देश में सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। तो ये पूरी वजह इसके पीछे की। और अब मान लीजिए कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रहेंगे, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, जीत भी सकती हैं, आएंगे भी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासत राहुल गांधी संभाल सकते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, कांग्रेस की सियासत में वो ज्यादा दखल रख सकते हैं। अब अगली खबर, और अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की वो मुलाकात जो नहीं हो सकी। आखिर ये मुलाकात दोनों की क्यों नहीं हो पाई जबकि दोनों ही गोरखपुर में थे? क्या संघ नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को लेकर हो, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कंफ्यूजन को नहीं चाहते थे कि उनकी मुलाकात से बीजेपी के भीतर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन फैले? क्या आखिरी वक्त तक यह सस्पेंस इसीलिए बना रहा कि दोनों मुलाकात के लिए तो तैयार थे लेकिन कंफ्यूजन कोई नहीं चाहता? तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। जेपी नड्डा ने चुनाव के बीच में, यानी कि चुनाव के दौरान ही एक अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है और बीजेपी अपना काम बगैर संघ के भी चला सकती है। और इसकी संघ के भीतर बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया थी। हालांकि जैसा कि सब जानते हैं कि आरएसएस बहुत ज्यादा खुलकर किसी भी बात पर नहीं बोलता, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उनके काडर तक पहुंचती है। बीजेपी जब 4 जून को रिजल्ट में पिछड़ती दिखी, हालांकि सरकार बनाई, लेकिन जब उसे बहुमत खुद के बल पर नहीं मिला, उसके बाद असल कहानी शुरू हुई। दरअसल मोहन भागवत का एक बयान छपा और वो बयान एक अखबार में छपा और उन्होंने जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के बयान के बारे में ये कहा कि ये उनका निजी बयान है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसे लेकर के एक बार फिर चर्चा चल निकली कि आखिर क्या बात है कि संघ परिवार के भीतर से इस तरीके के बयान आने शुरू हुए। और यही वो वक्त था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख की मुलाकात की चर्चा भी जोरों पर थी। 5 दिन से गोरखपुर में मोहन भागवत मौजूद थे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें आखिर 2 दिनों में गोरखपुर में मौजूद रहे। दोनों के बीच की जो दूरी थी वो तकरीबन महज कुछ किलोमीटर की थी, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे। दोनों के अपने अपने कार्यक्रम थे। कहा तो यह भी गया कि जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब पहुंचेंगे मिलने, अब पहुंचेंगे मिलने, लेकिन आखिरकार मिलने नहीं पहुंचे। उसके पहले एक और बात हुई और वो बात थी इंद्रेश कुमार की। और इंद्रेश कुमार ने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने ये कहा कि ये अहंकार की हार है। जिन लोगों ने अहंकार पाल रखा था उनकी वजह से बीजेपी की ये हालत हुई। तो पहले जेपी नड्डा का बयान, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि संघ की जरूरत अब बीजेपी को नहीं है और बीजेपी अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो अपने तमाम मामलों को अकेले हैंडल कर सके। और उसके बाद इंद्रेश कुमार, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में वो चल रहा है और वो संघ से आते हैं, आरएसएस के नुमाइंदे के तौर पर मुस्लिम मंच चलाते हैं, और उन्होंने कह दिया था कि ये बीजेपी के अहंकार की। और आखिर में इसी प्रवास के दौरान एक अखबार में जब ये खबर छपी कि मोहन भागवत ने कहा कि ये उनका निजी बयान है, उसके बाद तो हंगामा मचना तय था। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं होना, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर यह कह देना कि ये उनका निजी बयान है, इसका संघ के और बीजेपी के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। इस पर हंगामा मचना तय। संघ के जो प्रचार प्रमुख हैं, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, उन्होंने बाकायदा अखबार के उस रिपोर्ट को अपने ट्वीट के साथ, अपने एक्स पोस्ट के साथ संलग्न किया और इसे निराधार बताया। लेकिन उसमें एक लाइन बड़ी अहम थी और वो लाइन उन्होंने दूसरी लाइन लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसा कोई बयान सार्वजनिक तौर पर संघ प्रमुख ने नहीं दिया है। जी हां, सार्वजनिक तौर पर नहीं दिया है, यानी कि पब्लिकली कोई भी बयान संघ प्रमुख ने नहीं दिया है। लेकिन इस बात का खंडन नहीं था कि ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। निश्चित तौर पर पूरे प्रवास के दौरान संघ प्रमुख अपने कई सेशंस में उन्होंने संवाद किया है, बौद्धिक दिया, प्रश्नोत्तरी ली, यानी कि कई स्वयंसेवकों के सवाल जवाब लिए। और एक जानकारी यह है कि उन्होंने उनसे, जब एक स्वयंसेवक ने कोई सवाल किया है, उस पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। तो क्या वो बातें वही हैं जो अखबार में छपी हैं? ये सवाल अहम है, लेकिन इस पर एक खंडन आरएसएस की तरफ से जरूर आया। तो ये मान लीजिए कि फिलहाल संघ और बीजेपी के बीच में सब कुछ नॉर्मल नहीं है, और सब कुछ नॉर्मल तब तक नहीं है जब तक पूरी समीक्षा के बाद आरएसएस इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ता। कहा जा रहा है कि केरल में 31 जुलाई को एक समन्वय बैठक बुलाई गई। हालांकि हर बार समन्वय बैठक होती है जिसमें संघ से जुड़े जितने भी संगठन हैं वो अपनी रिपोर्ट आरएसएस को देते हैं, और इसी में बीजेपी की तरफ से भी जो संगठन प्रमुख होते हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता होते हैं, 2-3 लोग शिरकत करते हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट, कहां गलती हुई, कहां अच्छाई हुई, कहां बेहतर किया, कहां खराब परफॉर्म किया, इसकी एक तरीके की रिपोर्ट वो संघ को देते हैं। और माना जा रहा है कि 31 जुलाई को ये जो समन्वय बैठक केरल में रखी गई है, वहां पर बीजेपी की तरफ से पूरी बात तफसील से रखी जाएगी और तब आरएसएस प्रमुख या आरएसएस इस मुद्दे पर अपनी राय रखेगा और वहां से जो बात निकलेगी वही आधिकारिक होगी। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की यह मुलाकात इसीलिए नहीं हुई कि इस समन्वय बैठक के पहले न तो संघ और ना ही बीजेपी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन चाहता था कि अगर यह मुलाकात हो जाती तो बहुत सारी बातें होती कि संघ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ झुक गया है, आरएसएस की नाराजगी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से है, इस तरह की बातें मीडिया में आती। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक और कैलकुलेटिव तरीके से इस मुलाकात को नहीं होने दिया गया। अब किसने नहीं दिया? क्या संघ ने रोका या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुआ? लेकिन एक बात साफ हो गई कि अब कोई भी मुलाकात बीजेपी से इस चुनाव को लेकर
इस समन्वय बैठक के पहले नहीं होगी और ये सबसे बड़ी वजह रही। तो मुलाकात की वजह साफ हो गई कि जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं होगी, संघ के साथ बैठक नहीं होगी, तब तक बीजेपी के किसी बड़े नेता से आरएसएस प्रमुख की मुलाकात नहीं होगी। और दूसरी बात यह भी कि संघ और बीजेपी में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।